हेलो स्टूडेंट्स, बुनियाद फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हो चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। द्विध्रुव हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था कि जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित किया जाता है तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं तथा इसका गणितीय परिमाण बताने के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण काम में लिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस पर बल आघूर्ण किस प्रकार लगता है। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था सबसे पहले बल युग्म। तो बल युग्म क्या होते हैं? जब दो समान बल जो कि परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत बल मिलकर निर्माण करते हैं बल युग्म का। तो यदि इन बलों की क्रिया रेखा समान होती है तो कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता, और यदि इस बल युग्म में उपस्थित दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होती है तो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच, बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। बल तथा बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो ये तो था 11th का कि भाई आपको पता चल जाए कि बल युग्म क्या है, बल आघूर्ण क्या है। देन बात करते हैं अभी कि द्विध्रुव को यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर बल आघूर्ण किस प्रकार कार्य करता है। लेट्स स्टार्ट विद विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का तरीका है समांतर लाइनें जो कि परस्पर समान दूरी पर स्थित है। ये जो तीर के निशान हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरफ तो है प्लस चार्ज और इस तरफ है माइनस चार्ज, तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये विद्युत क्षेत्र सदिश जो कि इसको प्रदर्शित कर रहा है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम एक विद्युत द्विध्रुव रखते हैं। विद्युत द्विध्रुव देखिए किस प्रकार रखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव का नाम हम ए बी रखते हैं और उसको विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र, ये हमने विद्युत द्विध्रुव रख दिया ए बी जो कि इस विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। अब ध्यान दें कि ए पर माइनस क्यू आवेश रखा जाएगा और बी पर प्लस क्यू आवेश रखा जाएगा। तो यहाँ इस प्लस वाले आवेश को ये माइनस आकर्षित करेगा तो यहाँ विद्युत बल F बराबर क्यू ई लगेगा। डायरेक्शन कौन सी होगी? ये। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो यहाँ विद्युत बल की डायरेक्शन होगी ये। वैल्यू दोनों जगह सेम ही होगी, F बराबर क्यू ई। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि F बराबर क्यू ई यहाँ है, F बराबर क्यू ई यहाँ है, तो दोनों के परिमाण तो हैं समान और दिशा है विपरीत। एक की है लेफ्ट टू राइट और दूसरे की है राइट टू लेफ्ट। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ एक बल युग्म उत्पन्न होता है। अब इनकी क्रिया रेखाएं देखते हैं। देखिए ये बल इस क्रिया रेखा पर कार्यरत है और ये बल इस क्रिया रेखा पर कार्यरत है, तो दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो गई। तो यहाँ यदि बल आघूर्ण का मान अपने को ज्ञात करना है तो थोड़ा सा ध्यान दें कि देखिए यदि ये दोनों बल युग्म है, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं, यहाँ भी सेम कंडीशन लागू हो रही है। लेकिन अगर ये एक ही क्रिया रेखा पर कार्य करते यानी कि एक बल इस तरफ होता और दूसरा बल इस तरफ होता तो ये दोनों कैंसिल हो जाते और बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता। परंतु यहाँ खास बात क्या है कि इसकी क्रिया रेखा थोड़ी ऊपर है और इसकी क्रिया रेखा थोड़ी नीचे है, इसलिए ये क्या करेंगे, बल आघूर्ण को उत्पन्न करेंगे। जैसा सूत्र में लिखा हुआ है हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो बल आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं
बल गुणा आघूर्ण भुजा, ये रहा बल, और आघूर्ण भुजा भी कह सकते हैं, या बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एक क्रिया रेखा ये रही, दूसरी क्रिया रेखा ये रही, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी रहेगी ये। यहाँ मैं लिख देती हूँ P। तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी आ जाएगी? BP। तो F इंटू BP। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। बल का परिमाण लेना है, यहाँ ध्यान रखें बल का परिमाण लिया जाता है। तो बल का परिमाण है QE, और चित्र से यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 2a। चित्र से अपने को क्या पता चलेगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिखा, अपने को मान किसका चाहिए? लंब का। तो BP बराबर क्या आ गया? AB साइन थीटा। AB क्या है? द्विध्रुव के बीच की दूरी दो की अति अल्प होती है, तो ये इसका मान है 2a साइन थीटा। ये वैल्यू ले जाकर समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखते हैं तो टो बराबर मिलेगा QE इंटू 2a साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा दाएं बाएं शिफ्ट करते हैं, तो E आ गया Q इंटू 2a साइन थीटा। अब चूंकि आप अच्छे से जानते हैं कि Q इंटू 2a क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण P, तो टो बराबर आ जाएगा PE साइन थीटा। यदि सदिश रूप में लिखा जाए तो साइन थीटा है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? P क्रॉस E। तो ये मिल गया कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उत्पन्न होने वाले बल आघूर्ण का मान कितना होता है? मान होगा टो बराबर PE साइन थीटा, या टो बराबर P क्रॉस E। उसके अलावा एक चीज़ और, कि ये जो बल आघूर्ण है इसकी दिशा ज्ञात कैसे करेंगे? जैसा आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने का नियम क्या होता है कि P और E से जो तल बनता है उसके लंबवत दक्षिणावर्ती पेच नियम से इसकी डायरेक्शन ज्ञात की जा सकती है। अब इसमें 2-3 स्थितियां लागू होगी। वो कौन सी है कि हम लोगों ने यहाँ द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, तो हम थोड़ी विशेष स्थितियां देख लेते हैं। विशेष स्थितियां पहली देखिए, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जब थीटा बराबर 0 होता है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इट मीन्स क्या मिलेगा? टो बराबर 0। दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1, जो कि क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? टो का मान आ जाएगा PE। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री की। जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो साइन 180 डिग्री बराबर भी 0 होता है। तो यहाँ भी टो का मान कितना मिलेगा? 0। लेकिन यहाँ दो बातें ध्यान रखने योग्य है कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो ये होती है द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था। द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में होता है। और जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो द्विध्रुव
अस्थायी साम्यावस्था में होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसका मान कितना मिला, टो बराबर PE sin थीटा। विशेष स्थितियां प्राप्त की, तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात ये जो द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ हो, तब क्या मिलेगा, अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त होगा। लेकिन जब ये 0 डिग्री या 180 डिग्री पर होगा तो द्विध्रुव क्रमशः स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था में होगा। 0 डिग्री पर स्थायी साम्यावस्था और 180 डिग्री पर अस्थायी साम्यावस्था अपने को प्राप्त होगी। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसके हिसाब से मैं आपको आपके बुक के महत्वपूर्ण बिंदु बता देती हूँ। इसमें पहला बिंदु क्या है कि किसी भी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो हम लोगों ने जो आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी ना, ये वही बताने जा रहा है कि आवेशन 3 विधियों द्वारा हो सकता है, घर्षण द्वारा, स्पर्श द्वारा और प्रेरण द्वारा। उसके अलावा एक बात और ध्यान देने योग्य है कि घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न नहीं होता, लेकिन यहाँ कारण घर्षण ही होता है। कैसे कि घर्षण की प्रक्रिया में 2 विद्युतरोधी वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। जब घर्षण करते हैं 2 वस्तुओं को, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण एक वस्तु तो धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जैसा हम लोगों ने गिलबर्ट के प्रयोग में पढ़ा था ना कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया तो कांच की छड़ धनावेशित हो गई, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। तो ये और कुछ नहीं था, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण था एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। उसके अलावा हम लोगों ने जब आवेशों की प्रकृति पढ़ी तो उसमें अपने को ज्ञात हुआ कि विजातीय आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं, जबकि सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। इट मीन्स यदि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो उनमें तो होगा प्रतिकर्षण, और यदि प्लस माइनस या माइनस प्लस साथ साथ है तो उनमें होगा आकर्षण। उसके अतिरिक्त जब हमने आवेशों के गुण पढ़े तो उसमें एक गुण पढ़ा था, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। कहा था ना कि आवेश की मूलभूत इकाई का पूर्णांक गुणज होता है, उसको एक क्वांटम कहते हैं। उस क्वांटम का आवेश कितना था, 1.602 × 10⁻19 क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन क्या है, एक पूर्णांक, और ई क्या है, आवेश की मूलभूत इकाई, जिसकी वैल्यू होती है ये। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों को यदि निर्वात में रख दिया जाए तो उनके बीच में कितना बल कार्य करेगा। तो इस बल के लिए हम लोगों ने कूलॉम के नियम पर बात कर ली है, जिससे सूत्र क्या प्राप्त हुआ था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², और न्यूटन यहाँ मात्रक को दर्शाता है। ε0 क्या है, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। फिर हम लोगों ने पढ़ा था परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को परिभाषित करने का तरीका क्या लिया गया है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के बीच में कार्य करने वाला बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। व्यक्त करने का तरीका क्या है, ε r। फिर 7वां पॉइंट देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होता है। यहाँ Q0 लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो परीक्षण आवेश है इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इफेक्ट भी नहीं करता है। फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या मिला था, KQ/r²। यहाँ K का मान लिख दिया गया है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ ये Q कौन सा है, ये वह आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो 9वें टॉपिक में आप देखिए कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि यदि यह काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि कभी भी संभव नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बहुत से गुण पढ़े थे, तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट गुण यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु में आपको बताया जा रहा है। फिर देखिए, अनेक आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, अध्यारोपण का सिद्धांत है ये। फिर देखिए, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को
परस्पर कुछ दूरी पर रखने पर उनसे बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। फिर विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों बातें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सूत्र: अक्ष पर स्थित बिंदु पर तीव्रता का मान निरक्ष पर स्थित बिंदु पर तीव्रता के मान का 2 गुना होता है। फिर देखिए, अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉजिटिव में ही रहेगी क्योंकि यहाँ E और P सेम डायरेक्शन में होते हैं, जबकि निरक्ष पर स्थित बिंदु के लिए माइनस में सूत्र मिलता है क्योंकि E और P यहाँ पर विपरीत दिशा में होते हैं। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हम लोगों ने आज ही पढ़ा है, जहाँ समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की बात होती है, जिसका मान हम लोगों को कितना मिला था, टो बराबर PE sin थीटा। इसी के साथ आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। सभी वीडियोस एक बार वापस देखकर, लगभग 8 वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो सभी वीडियो वापस देखकर चैप्टर को रिवाइज कर लें। उसके बाद आपका टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।